हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट मेथड जो हमने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, वो हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम किसी वेरिएबल को क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। और आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब अप्लाई करता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होगा आपका ओनली यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, देन ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे। और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें पेयर ऑफ लाइंस के बीच में रेशियो चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2। अगर ये रेशियो नॉट इक्वल आता है, देन कौन सी फॉर्म बनती है, यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म बनती है। और अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आता है और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आता, इट मीन्स नो सॉल्यूशन की फॉर्म बनती है। और थर्ड बात करें, अगर हम तीनों का रेशियो इक्वल लेके चलते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात आती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा ओनली इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तभी ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कंडीशन को अगर देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इन्हीं फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के द्वारा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसको अब देखते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशंस बनी है, इसी फॉर्म के अंदर हमें सॉल्यूशन कैसे बनता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पेयर्स को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये जो वे बन रहे हैं, इन वे के अकॉर्डिंग हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। एक वेरिएबल इक्वल करने का मतलब क्या हुआ कि हम इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है, इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a2 and equation 2 by a1, यानी फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको a1 से करते हैं, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसल, इन दोनों की वैल्यू क्या बनेगी, a2 b1 माइनस b2 a1 इंटू y, और इन दोनों का रिजल्ट क्या बचता है, a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल 0। तो ये टर्म जब आपकी राइट हैंड साइड जाएगी तो a2 b1 माइनस b2 a1 इक्वल में क्या आ जाता है आपका, a1 c2 माइनस a2 c1, यानी माइनस टर्म प्लस की हो जाएगी, प्लस टर्म माइनस की हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y की हमारे पास वैल्यू आ रही है a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a2 b1 माइनस a1 b2। ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू है हम कहां यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं। तो यूजिंग y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, using
यूजिंग y इक्वल a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इन a2 b1 सॉरी और यहां आएगा a1 b2, ठीक है, a2 b1 माइनस a1 b2 यूजिंग y इक्वल टू दिस इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं तो हमारे पास a1x प्लस b1 डॉट वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के अंदर हम इन टू टर्म्स का ही एलसीएम लेते हैं। ये टू टर्म्स का a2 b1 माइनस a1 b2, तो ये टर्म आपकी यहां मल्टीप्लाई आ जाएगी b1 a1 c2 माइनस b2 b1 a2 c1, और c1 के साथ जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ले रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा प्लस का a2 b1 c1, और यहां आ जाएगा आपका माइनस का a1 b2 c1। ओके, ये वैल्यू हमारे पास बच रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, यहां हमें फॉर्म के अंदर देखना है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो इस रिजल्ट्स को रिमूव कर सकती है, कुछ कॉमन रिजल्ट्स को एक्सप्रेस कर सकती है। तो आपके यहां हमारे पास क्या हो रहा है कि ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। ये दोनों टर्म्स जब कैंसिल होगी तो हमारे पास बचता क्या है, इक्वल में यहां पर 0, तो a1x प्लस b1 a1 c2 माइनस a1 b2 c1 और बाय में ये a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल में 0। अब पूरी टर्म से हम क्या ले सकते हैं, a1 कॉमन ले सकते हैं। यहां से हम इरेज कर देते हैं स्टेप को। a1 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। a1 कॉमन लिया, क्या बचा b1 c2 माइनस b2 c1 और बाय में a2 b1 माइनस a1 b2 और इक्वल में क्या आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमारी उस साइड आगे क्या हो रही है माइनस की, तो a1x इज इक्वल में माइनस आई की टर्म होगी, तो माइनस a1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a2 b1 माइनस a1 b2। अब यहां देखेंगे हम a1 से a1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। जब a1 से a1 हमारा कैंसिल हो रहा है, उस स्टेप के बाद हम आगे गौर करते हैं x की वैल्यू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास b2 c1 माइनस b1 c2 बाय a2 b1 माइनस a1 b2। ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब दोनों ही x और y की वैल्यू के बाय में हमारे पास क्या है, a2 b1 माइनस a1 b2 है। अब हमें क्या गौर करना है कि क्या किस रिजल्ट के ऊपर फोकस रहता है हमारा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस के अंदर क्या आता है, जो फर्स्ट केस है कि अगर हम इस केस इन दोनों टर्म इसको बाय वाली टर्म को अगर हम नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर क्या बनेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि अगर ये टर्म 0 नहीं होगी तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सेकंड केस क्या कहता है कि अगर हम ये टर्म 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास a2 b1 इक्वल आ जाता है a1 b2 के। तो a1 बाय a2 यानी a2 उधर ले गया, b2 यहां ले आए, ये दोनों का रेशियो इक्वल आ जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, k के इक्वल रख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास अगर हम डिस्कस करते हैं तो a1 की वैल्यू आ जाती है a2 के और b1 की वैल्यू आ जाती है b2 के, ये वैल्यू आ गई। अब इसका यूज हम कहां करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं।
यहां इसको नेम देते हैं हम फोर्थ, यूजिंग फोर्थ इन फर्स्ट क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां पर जो a1 है, a1 की वैल्यू क्या पुट की, a2 के, b1 की वैल्यू क्या पुट की, b2 के, इंटू एक्स और y आई थी, प्लस c1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। k दोनों से कॉमन आ गया तो a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म हमारे पास है ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इसकी वैल्यू यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, -c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो k इंटू -c2 प्लस c1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से c1 बाय c2 का रेशियो भी क्या आएगा, k आएगा। यानी कि जब तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है a1 बाय a2, फोर्थ एंड फिफ्थ से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। यानी ये केस हमारे किस कंडीशन को सॉल्व कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहा है। यानी कि हमारे पास जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा तो उस केस के अंदर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। यानी जब तीनों का रेशियो आपका इक्वल आएगा तो ये किस कंडीशन को शो करेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आई थी कि जब हमने इस कंडीशन रेशियो को नॉट इक्वल, यानी इस फॉर्म को नॉट इक्वल टू 0 रखा था। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, a1 बाय a2 हमें नॉट इक्वल मिलेगा b1 बाय b2 के। तो ये केस किसको शो करता है, यूनिक सॉल्यूशन को, क्योंकि अगर ये टर्म राइट हैंड साइड आगे प्लस हो जाती है तो रेशियो ये बनता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सेकंड में ये रेशियो आ गया तीनों का k के इक्वल। तो ये किसको डिपेंड करता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को। अगर हम कहें कि इफ c1 जो हमारा है, c1 बाय c2 का रेशियो k के इक्वल अगर ना आए, यहां पहला केस अगर k के इक्वल आ जाए तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट बनता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर ये k के इक्वल नहीं आता तो देन ये रेशियो हमारे पास a1 बाय a2, b1 बाय b2 नॉट इक्वल रहता है c1 बाय c2 के। तो ये फॉर्म आती है कि जब ये किसकी फॉर्म आती है, पैरेलल कंडीशन के ऊपर, नो सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमारे पास तीनों फॉर्म के अंदर यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म, आंसर कहां मिल रहा है हमें, a1 बाय a2 प्लस b1 बाय नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इसी फॉर्म को हम फॉलो करते हुए हमारे पास क्या कंडीशन को एक्सप्लेन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास एक्सप्लेन होता है, जिसके बेस पर हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास जो एक्स वाई की जो वैल्यू थी, हमारे पास एक्स की और वाई की जो वैल्यू थी उसके बेस पर हम अपने रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स हमारे पास क्या था, b2c1 माइनस b1c2 बाय a2b1 माइनस a1b2। ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, x की। उसके बाद y की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की थी, y की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड आउट हुई थी, y की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो ये आई थी a1c2 माइनस a2c1 बाय a2b1 माइनस a1b2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, y की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब इन तीन दोनों फॉर्म को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इन दोनों फॉर्म के लिए क्या राइट कर सकते हैं कि x बाय हम ले सकते हैं b1c1 माइनस b2c1 माइनस b1c2। y के बाय में क्या ले सकते हैं हम, y के बाय में ले सकते हैं हम a1c2 माइनस a2c1, और 1 के बाय में, ये दोनों के बाय में जो रेशियो है ये कॉमन है, इसको हम किसके बाय में ले लेते हैं, 1 के बाय में ले लेते हैं। यानी इन दोनों के रिजल्ट को हम प्रोपोर्शनल कंडीशन से इस फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। तो ये फॉर्म हमारी किसको शो करती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिप्रेजेंट करती है।
तो ये था हमारे पास कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो रिजल्ट है वो आपका किसकी हेल्प से बना और कैसे बना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करने का वे देखेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने सोल्व करना है उसके लिए एक सिंपल सा वे है। फर्स्ट ये है कि आपका रेशियो नॉट इक्वल टू आना चाहिए। जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल आता है तभी हम यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तभी हम क्रॉस मल्टी। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीखने के बाद हमने अब ये गौर करनी है कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे होते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होने से पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए। ओनली यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में ही हम रेशियो यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी उसको सिंपल वे आपको एक डायग्राम के हेल्प से सोल्व करना बता रहा हूं मैं कि एक डायग्राम की हेल्प से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सीखते हैं। यहां हमारे पास क्या आ गया, हमें कुछ चीजों के ऊपर गौर करनी है। हमें ये गौर करनी है कि हमारे पास जो इक्वेशंस की ऑल टर्म्स है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए। अगर राइट साइड हमारे पास आती है तो ओनली कांस्टेंट। अब उसके बेस पर भी आपको वे बताया जाएगा और ऑल राइट लेफ्ट साइड जब आपकी टर्म होगी उसके अंदर भी आपको वे बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है देन आप क्या कर रहे हैं, क्या राइट करोगे डायग्राम में b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट, मैंने यहां पर कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं रखी, इसलिए आप कोई भी ऐसी टर्म अगर जैसे मान लो a1 a2 में कोई टर्म कॉमन मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर 6 है यहाँ 8 है तो 2 पे कट हो रहा है तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में कट कर सकते हो। बट यहाँ 6 है यहाँ 8 है तो 6 का 6 आएगा, -5 -8 है तो -5 -8 ही आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वे आता है ये किसके लिए यूज करते हैं, x के लिए। फिर हम ये वे यूज करते हैं किसके लिए, y के लिए। और ये यूज करते हैं किसके लिए, 1 के लिए। ये +1 कब लेना है, जब ये दोनों कांस्टेंट किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अगर आपके दोनों कांस्टेंट राइट साइड है तो यहां प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। प्लस या अगर दोनों कांस्टेंट राइट साइड हैं तो यहां -1 आएगा। इस फॉर्म के अंदर आपका क्या आएगा, -1 आएगा। हमें एक चीज सिंपल गौर रखोगे, हमने ऑल टर्म्स को कहां रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो माइनस प्लस का चक्कर ही हमें नहीं पड़ेगा, हम ओनली प्लस फॉर्म के अंदर रखेंगे, यानी इस फॉर्म का रिजल्ट किस में रहेगा, +1 के अंदर रहेगा। अब हमें क्या गौर करना है, सबसे पहले जैसे x है तो x के बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई b2 c1। देखो बेटा इनकी मल्टीप्लाई पहले होगी फिर माइनस का साइन कंपलसरी आएगा फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। सेम एज y के बाय में देखेंगे c1 की a2 के साथ पहले मल्टीप्लाई आएगी फिर माइनस का साइन आएगा a2 c2 के a1 के साथ आएगी और फिर 1 के बाय में क्या आएगा, a1 की b2 के साथ आएगी फिर माइनस का साइन a2 की किसके साथ आएगी, b1 के साथ। अब ये 3 रेशियो क्या आ गया आपके पास, प्रोपोर्शनल हो गए। तो आप फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, सेकंड और लास्ट को इक्वल रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक डायग्राम मेथड था जिसके बेस पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते थे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब हमारे पास जो 5th एक्सरसाइज है एनसीईआरटी चैप्टर में, जो हमारे पास 3rd चैप्टर है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर। 3.5 के अंदर हम जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है x - 3y - 3 = 0। सेकेंड क्या है 3x - 9y - 2 = 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इक्वल 5 है, हम इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं एंड 3x + 2y
इक्वल 8 है, हम इसको ये इक्वल में क्या है 8, तो ये 8 भी इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये टू पार्ट्स को हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें ये चेक करना है कि हमारे पास फॉर्म क्या बनती है। तो हम क्या करेंगे a1/a2 निकालेंगे, 1/3 आ रहा है। b1/b2 निकालते हैं, ये -3/-9, ये b क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। c1/c2 यानी -3/-2, ये किसका आ रहा है प्लस का 3/2 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2। यानी कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब आपकी फॉर्म नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में देखते हैं, हमारे पास टू इक्वेशन है। वन इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास 2x + y - 5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन क्या बनी 3x + 2y - 8 = 0, ये सेकंड बनी। यहां पे a1/a2 क्या आता है 2/3, b1/b2 क्या आता है 1/2, c1/c2 क्या आता है -5/-8, मतलब ये भी 5/8 आता है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहां गौर की जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2, यानी कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्म अप्लाई की जाएगी। अप्लाई होगी तो अब यहां पर वही डायग्राम मेथड अप्लाई करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहां हमें ये देखना है कि हमारे पास b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5, c2 क्या है -8। तो ये बात गौर रखना कि यहां पे आपका -5 से -8 कट नहीं होगा। a1 a2, उसके बाद अगेन b1 b2, तो ये मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई की जाएगी x की, यहां y की, और यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। तो x के बारे में क्या आएगा -8, फिर माइनस का साइन कंपल्सरी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है -10, y के बारे में इन दोनों की मल्टीप्लाई -15, माइनस का साइन कंपल्सरी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई -16, और 1 के बारे में क्या आएगा 4, माइनस का साइन 3। तो यहां पर x के बारे में क्या आ रहा है, इस सोल्यूशन को मैं यहां लिखता हूं, x के बारे में आ रहा है -8 प्लस का क्या हो रहा है 10, y के बारे में क्या आ रहा है -15 है प्लस का 16 है, और 1 के बारे में क्या आ रहा है 4 - 3 आ जाता है 1। यानी x के बारे में 2 आ रहा है, y के बारे में 1 आ रहा है, 1 के बारे में 1 आ रहा है। यहां हम क्या करेंगे कि x/2 = 1/1, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम एज y/1 = 1/1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये फॉर्म थी हमारे पास जब हमने क्या किया है किसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया है कि हम इस फॉर्म को कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म बननी चाहिए, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक डायग्राम के हेल्प से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग टू पार्ट्स सेम ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, for which value of a and b, for which value of a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution। यानी कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन गिवन दे दी कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो देन हम सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फॉर विच values of a and b does the following
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन pair of linear equations have an infinite number of solution। क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल 7 एंड a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और इक्वल में 3a प्लस b माइनस 2। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं। तो गिवन इक्वेशन के अंदर सबसे पहले जैसे यहां देखो कि आपके पास राइट हैंड साइड में 7 इक्वल में है, तो उसको पहले लेफ्ट साइड ले आते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। ये प्लस का 7 इधर आगे माइनस का 7 हो जाएगा। सेकंड में क्या दे रखा है, ये कंप्लीट टर्म हमारी इधर आगे माइनस की हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के और वो इक्वल हो c1 बाई c2 के। तो a1 बाई a2 का मतलब हो गया 2 बाई a माइनस b, 3 बाई a प्लस b एंड माइनस 7 बाई माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचता है 2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई ए प्लस बी, 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आपके पास है इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, देन आप क्या करोगे, ये 3 रेशियो जब आपके पास इक्वल आ रहे हैं और हमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट 2 टर्म्स को इक्वल रखोगे, फिर आप फर्स्ट लास्ट इक्वल रख सकते हो, सेकंड और लास्ट इक्वल रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स को इक्वल रखते हैं, 2 बाई ए माइनस बी एंड 3 बाई ए प्लस बी। 2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा ए प्लस बी और 3 के मल्टीप्लाई में आएगा ए माइनस बी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b। अब इस फॉर्म को हम आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, 3b इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा और 2a आपका उधर ही आगे किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी कि 5b इक्वल आ गया a। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अब लास्ट 2 टर्म्स को हम इक्वल रखते हैं, टेकिंग लास्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट हमने गिवन में ले रखी थी, टेकिंग लास्ट 2 टर्म्स। जब लास्ट 2 टर्म्स का आप यूज करोगे तो उसके अंदर हम आप क्या करोगे, 3 बाई ए प्लस बी और 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। मतलब ये हुआ कि आपने पहले 2 पेयर्स को इक्वल रखा, देन लास्ट 2 पेयर्स को इक्वल रखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट 2 पेयर्स में 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 3a प्लस बी माइनस 2 की, एंड 7 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी a प्लस बी। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल 7a प्लस 7b। तो 7a इधर आगे माइनस का हो गया, 3b में 7b इधर आगे माइनस का हो गया, और इक्वल में माइनस का 6 राइट हैंड साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी 2a माइनस 4b इक्वल क्या आ गया 6। और यहां पर आपकी a की वैल्यू 5b है, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। तो यूजिंग a इक्वल 5b इन फर्स्ट सेकंड, तो a की वैल्यू 5b यहां यूज करोगे तो 10b बन जाएगा, माइनस 4b इक्वल 6। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, 6b इक्वल 6, देन b क्या आ जाएगा 1। अगर b 1 आ रहा है तो b इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। यानी a 5 आ गया और b कितना आ गया 1 आ गया। ये हमारे पास क्या था कि कभी भी जब हमें कंडीशन दी जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहां हमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के ऊपर हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसके बेस पर हमें एक कंडीशन दी जाएगी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की या नो सोल्यूशन की। उस बेस पर आपको किसी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो उसके बाद हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्व करते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। Again, if we increase length by 3 units, breadth by 2 units, then area increase by 67 square units. Find the dimension of a rectangle. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर लेट करते हैं, लेट लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट breadth of rectangle y units and area x y स्केयर यूनिट। यानी लेंथ हमारे पास आती है x, ब्रेथ आ रही है y, एरिया क्या आ रहा है एक्स वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई कि एरिया के अंदर 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है व्हेन लेंथ। अब देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में जब लेंथ हमने 5 यूनिट डिक्रीज की, ब्रेथ हमारी 3 यूनिट इंक्रीज हुई, तो टोटल जो एरिया पहले था उस एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की क्या होगी, कमी होगी, रिड्यूस हो गया। तो यहां पर हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये बन गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है 3x माइनस 5y, ये माइनस का 15 राइट हैंड साइड जाके किसका आ जाएगा, प्लस का। तो वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। ये फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म में क्या बोला गया हमें, सेकंड फॉर्म के अंदर में ये बोला गया है कि अगर आप लेंथ के अंदर 3 यूनिट की इंक्रीमेंट करते हो, ब्रेथ के अंदर 2 यूनिट की इंक्रीमेंट होती है, तो देन एरिया हमारा 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। ये कौन सी आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कंडीशन सिंपल थी, एक रेक्टेंगल की शेप की लेंथ और ब्रेथ को जब हम इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एरिया पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो एरिया कम हो रहा है या बढ़ रहा है उसकी कंडीशन, यानी ये चीज हमें गौर करनी है कि देखो ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये हमारा मेन एरिया था। अब क्या कहते हैं, जब लेंथ बढ़ाई, लेंथ कम हुई, ब्रेथ बढ़ गई, तो एरिया कम हो गया। तो हमने इस एक किसी लेंथ और ब्रेथ के इंक्रीज होने पर जो नया एरिया आता है वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ रखेंगे, और इक्वल में जो टोटल एरिया था उसमें से कितना स्क्वायर यूनिट कम हुआ वो माइनस कर दिया। सेकंड फॉर्म में क्या कहता है, लेंथ भी इंक्रीज हुई, ब्रेथ भी इंक्रीज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया भी इंक्रीज हो गया। तो अब बात करते हैं इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए। इन कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो 6 राइट हैंड साइड है हम उसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास जो 61 है वो इधर आगे किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास b1 क्या है -5, b2 क्या है 3, c1 हमारे पास -6 -61। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, a1 a2 अगेन b1 b2। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये y और ये 1। तो x के बाय में क्या आता है हमारा, प्लस का 305, और ये 18 किसका आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि पहले माइनस का साइन हमारे पास कंपल्सरी है। फिर y के बाय में हम लेंगे माइनस का 12, और ये माइनस का 183 किसका आ जाएगा, प्लस का, और 1 के बाय में 9 प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब यहां अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, x के बाय में आ गया 323, y के बाय में आता है 171 एंड 1 के बाय में आता है 19। तो कंपेयरिंग करेंगे जब हम रिजल्ट्स को, तो x की टर्म 1/19 के इक्वल आएगी,
और y की टर्म भी आपकी किसके इक्वल आएगी 1/19 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 323 19 के बाय, और यहाँ पर y भी क्या आ गया 171/19। तो ये हमारा किस पे कैंसिल हो रहा है 19 वाला 19 और 19 7 आ रही, यानी x की वैल्यू आती है 17, और ये किस पे कट हो रहा है हमारा 9 पे। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितनी आ गई 9 यूनिट। और ये हमारे पास था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, इनको हमने आज सॉल्व किया, और नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीटली एंड करेंगे, जो कि प्रॉब्लम हमारी पेंडिंग रहती है। ओके बाय।